सास भी कभी बहू थी ऐसा पड़ाव है जिसे ना लोग भूल सकते हैं ना मैं भूल सकती। एक 25 साल का सफर, तो हम उस इतिहास का हिस्सा हैं। परिवार एकजुट होकर एक साथ वक्त बिताते थे, तो हम एक बहाना बन गए थे। सालों पुराना रिश्ता है और जब रिश्ता निभाने की बारी आती है तो तुलसी से बेहतर वो रिश्ता और कोई नहीं निभा सकता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और सास बहू साजिश में बहुत बड़ा वेलकम है आपका। धन्यवाद। आप शुरुआत मैं करूँ या आप करेंगे? आपकी इच्छा, आपकी वैसे शुरुआत कार्यक्रम की मेरे साथ ही हुई थी, और मुझे इस बात की खुशी है कि आपने एंटरटेनमेंट न्यूज़ की दुनिया में अपनी एक अलग ही जगह बनाई है। उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई आपको। जब हमने सुना ना कि आप वापस आ रही हैं क्योंकि सास भी कहीं बहू थी, मैं तो पहले लगा नहीं यार है कैसे हो सकता है, अब इतनी बड़ी पॉलिटिशियन बन गई हैं, अब वो क्यों आएंगी ऐसा सवाल था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो चीज़ जिसके दिल में थी वो आप कभी भूल नहीं सकते। कि एक एक्टर को वो चीज़ होती है ना कि नहीं, हम कितने भी बड़े बन जाए लेकिन अगर जब दर्शकों से मिलने की बारी आती तो आपने पीछे नहीं हटे आप। देखिए, मेरे लिए क्योंकि सास भी कभी बहू थी मेरे जीवन का एक ऐसा पड़ाव है, मेरे ज़िंदगी की किताब का एक ऐसा चैप्टर है जिसे ना लोग भूल सकते हैं ना मैं भूल सकती हूँ। मेरे लिए एक 25 साल का सफ़र, उसमें जीवन की कई उतार चढ़ाव, आपाधापी में, राजनीति में, मीडिया में कई मैंने कार्यक्रम किए, कई प्रोजेक्ट्स किए, कई खिताब, कई मुकाम हासिल किए। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब आप नेता अभिनेता का समन्वय कर पाते हैं कि आपने सामाजिक क्षेत्र में कुछ ऐसे काम किए होते हैं, आपकी अभिलाषा होती है कि वो संदेश बार बार लोगों के बीच में पॉपुलर मीडियम के माध्यम से जाए। तो इससे बेहतर कोई मोड, कोई मीडियम नहीं था कि जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो ज्वलंत सामाजिक मुद्दे हैं, उनके प्रति लोगों का ध्यान आकृष्ट करें। चुनौती ये थी कि आज जिस प्रकार के किरदार लिखे जाते हैं, आज जिस प्रकार से कहानियाँ सेटअप होती हैं, क्या ऐसे माहौल में आप एक ट्रेडिशनल परिवार के बारे में या फिर ट्रेडिशनल परिवार की मर्यादा में नई चीज़ें बोल सकते हैं? दूसरा, जब हमने टेलीविज़न किया था तब ना सोशल मीडिया था, ना तब कोई OTT था। उस वक्त हम केवल और केवल अपने काम के दम पर जाने गए। तो अगर आप सोशल मीडिया, जब टेलीविज़न इतना फ्रैगमेंटेड अब ऑडियंस हो गया है, जब मोस्टली ऑडियंस डिजिटल हो गया है, ऐसी दुनिया में क्या आप डिजिटल छाप भी छोड़ सकते हैं कि नहीं? ये भी कुछ लोगों के मन में प्रश्न था। मुझे खुशी है कि टेलीविज़न पे तो लोगों ने हमें सम्मान दिया ही, लेकिन OTT की दुनिया में भी हम खरे उतरे। तो आपको लगता है कि जो मैंने फ़ैसला लिया था वापस आने का वो बहुत ज़्यादा कारगर साबित हुआ है? क्योंकि ना मैंने खुद, मेरा बेटा है 14 साल का, इनकी बेटी है 12 साल की, वो भी देख रहे हैं कि मम्मा लगाओ ना, मतलब मेरे टाइम अगर मम्मा लगाओ ना तो वो बैठ कर देख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है ऐसी कौन सी चीज़ है जो यश को अच्छी लग रही है कि नहीं उसको देखना चाहिए? परिवार के बारे में जब आप कहानियाँ प्रस्तुत करते हैं और जिस मर्यादा में इस कहानी को प्रस्तुत किया गया है, बच्चों का माँ बाप के प्रति आदर स्नेह दिखाया गया है। एक बच्ची हमारी थोड़ी दुष्ट है, लेकिन कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ को भी रखा गया है। साथ ही रिलेशनशिप्स, चाहे समय कोई भी क्यों ना हो, अगर आप अच्छा मैसेज, अच्छी एक स्टोरी लाइन के साथ सादगी से कहते हैं तो उसके लिए हर वर्ग में, हर एज ग्रुप में ऑडियंस आपको मिलता है। आज से 25 साल पहले भी सास भी कभी बहू थी जब देखा जाता था, तब सपरिवार देखते थे लोग। तब किसी ने सवाल नहीं किया था कि बच्चे और बड़े साथ मिलकर क्यों देख रहे हैं। कुछ लोग ये कहते थे टीवी ही एक है तो हम सब मिलकर देख रहे हैं। लेकिन मुझे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि डिजिटल एज में जब एक बच्चा फ़ोन पे ज़्यादा वक्त बिता सकता है, अपनी माँ के साथ बैठ के वो एक धारावाहिक या एक व्यवस्था में अपने आप को ढाल के माँ के साथ देख रहा है, तो हम एक बहाना बन गए थे। परिवार एकजुट होकर एक साथ वक्त बिताते थे हमारे बहाने से।
और अगर शो की एक जेन्युइन नेशनल अपील नहीं होती तो बिल गेट्स जैसा व्यक्ति जो विश्वविख्यात है वो शो में कभी नहीं आते। अगर इस शो की सामाजिक रेलेवेंस नहीं होती तो बिल गेट्स जैसा व्यक्ति कभी इस शो पे नहीं आता। और एक समन्वय, एक ग्लोबल वॉइस और एक इंडियन टेलीविज़न सीरियल के बीच में ऐसा कि अब वो एक ग्लोबल न्यूज़ बन गया है, वो तब संभव नहीं होता अगर शो की अहमियत नहीं होती। मैंने बिल गेट्स के साथ 6-7 साल काम किया है, तो मेरा उनसे परिचय बहुत पुराना है। तो मैं जानती थी कि हम बड़े सामाजिक मुद्दे यहाँ पर उठा चुके हैं। डोमेस्टिक वायलेंस का मुद्दा उठा चुके हैं, बॉडी शेमिंग का मुद्दा उठा चुके हैं, एजिंग का मुद्दा उठा चुके हैं, फॉल्स डाउरी केसेस का मुद्दा उठा चुके हैं। लेकिन मैंने अपने जीवन के 25 साल महिला और बच्चों के हेल्थ के प्रति समर्पित किया है। और उसमें भी विशेष ये कहा है कि जो भारतीय अमूल चूल जो हमारा एक सांस्कृतिक परिचय है, घर में बच्चे को खिचड़ी खिलाना थोड़ा सा घी डाल के, या ड्रमस्टिक का सूप घर में बनाना, अब ये ऐसी हैं जो परंपरागत हमारी चीज़ें हैं। आपने सीन देखा होगा, उसमें गोद भराई का वो वर्णन करते हैं। बहुत ही अच्छा सीन था। तो मैं चाहती थी कि हमारे देश की जो ट्रेडिशन है उसको एक ग्लोबल रेजोनेंस एक धारावाहिक के माध्यम से कैसे मिले, उसमें हम लोग करने में सफल हुए हैं। और जहाँ तक कि टीआरपी की बात है, मुझे ऐसा लगता है कि जिस कार्यक्रम ने 30 की टीआरपी देख ली 25 साल पहले, क्या उसे टीआरपी की आपाधापी में होना चाहिए? तो कार्यक्रम की अहमियत क्या है, कार्यक्रम की छाप क्या है, वो गेट्स के आने से आपको समझ आता है। और कार्यक्रम की एक इमोशनल क्या है, वो साक्षी तन्वर के आने से आपको समझ आता है। और बिल गेट्स के आने से तो सब चौंक गए थे, मतलब अरे ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, नहीं शायद पक्की नहीं होगी, कब पक्की नहीं होगी ना। है कि मैंने बोला उनको कि आप इसमें जुड़े हैं, तो उन्होंने मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और तुरंत, मतलब समय नहीं लगाया, बोला ठीक है। और मुझे लगता है इस धारावाहिक की खासियत भी ये है कि हमने उनको बेढंगे रूप में प्रस्तुत नहीं किया। हमें एक सामाजिक संदेश, संकेत देने के लिए हमारी इच्छा थी, और मुझे लगता है कि वो हमने बहुत अच्छी तरह से दिया। कि गोद भराई की हमारे यहाँ पर रीत क्या होती है वो बता पाए, कि महिला को गर्भधारण जब करती है डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, उसका खान पान अच्छा होना चाहिए। तो हमें जो मैसेजिंग करनी थी माँ और बच्चे के हेल्थ के बारे में, हम वो पूर्णतः कर पाए। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, जो दर्शकों को लगता है, मिहिर और तुलसी की जोड़ी, मतलब उस टाइम पे मंदिरा थी और अभी नोएना है, मतलब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आप तुलसी एज ए तुलसी कैसे देखती है कि भाई अपने सुहाग को कैसे बचाना है? मैं इन कल्पनाओं में, रियलिटी में इस पर तुलना नहीं करती, ना टिप्पणी करती हूँ, क्योंकि वो बहुत ही बेवकूफ़ाना तरीका होगा बतियाने का। मुझे ऐसा लगता है कि टेलीविज़न इस सीरीज़ में अगर आप पेस की दृष्टि से देखें तो आपको इस धारावाहिक के इस सीज़न में हर हफ्ते कुछ नया मोड़, कोई नया पड़ाव दिखता है। मतलब ऐसा नहीं है सीरियल की एक ही चीज़ 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते चल रही है। तो हमने प्रॉमिस किया था ऑडियंस को कि हम एक गति में, एक पेस में अपनी स्टोरी को कहेंगे। एकता ने उस प्रॉमिस को निभाया। हमने कहा था, मुझे याद है कि नेटवर्क के जो मुखिया हैं उन सब के साथ जब हमारी प्रेस में वार्ता हुई, हमने कहा था कि हम इसे सोशल मैसेजिंग के लिए एक रेलेवेंट प्लेटफॉर्म बनाएंगे, जो हमने बनाया। आम धारावाहिक जो OTT पे वर्तमान में 2-3 लाख से ज़्यादा उनकी व्यूअरशिप नहीं रहती है, हमारी व्यूअरशिप 25-28 लाख है। तो हमने जो लोगों को माइलस्टोन कहे थे, मैं एक मीडिया प्रोफेशनल और पॉलिटिशियन के नाते कह सकती हूँ, आसान नहीं होता कि आप अगर 25 साल बाद लौटें और वो भी एक मुकाम पे एक खिताब पाने के बाद, तो आपके ऊपर बर्डन ज़्यादा होता है। ये पत्थर मारने वाले बहुत बैठे होते हैं। तो आपके लिए चूज़ करना इम्पॉर्टेंट होता है कि जो संदेश आप देना चाहते हैं, क्या वो ज़रूरी है, जो बातें आप कहना चाहते हैं क्या वो ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि वो ज़रूरी है, और ये पार्टनरशिप रही। एकता कपूर, हमारा चैनल स्टार, जियो हॉटस्टार की टीम, हम सब के बीच में पार्टनरशिप रही।
आपको लगता है कि जब आप यहाँ पर आई तो मैंने बहुत लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि हमको लग रहा था कि बदल गई होंगी, कैसे हम जाए नहीं जाए, लेकिन सबको ये लगा कि नहीं वो तो वैसी ही है, वो तो वैसी ही है। ये इतना ये खड़ी हैं, ये इन्होंने 25 साल पहले मेरा आपके चैनल पे इंटरव्यू लिया था, तो आपने हम 2-3 लोगों को बैठ के इनसे बतियाते हुए देखा होगा। हम एंटरटेनमेंट में तब आए जब एंटरटेनमेंट में ज़्यादा महिलाएं नहीं होती थी। देखिए आज तो एक चलन हो चुका है, आपको आसानी से महिलाएं दिखती हैं। ये वो क्षण था जब ना सिर्फ एंटरटेनमेंट में बिहाइंड द कैमरा ज़्यादा औरतें नहीं थी, ये वो क्षण भी था जब औरतों को इतनी तवज्जो नहीं दी जाती थी। मीडिया में लोगों के ऑफन ये कंप्लेन रहती थी कि हम एट पार नहीं हैं। हमने जब शुरुआत की तब हमने इस बात को कहीं ना कहीं स्थापित कर दिया, प्रूव कर दिया कि टेलीविज़न बिना फीमेल पावर के बिहाइंड द कैमरा इन फ्रंट ऑफ द कैमरा चल नहीं सकता। तो हम उस इतिहास का हिस्सा हैं जो वर्तमान पर भी हावी हो रहे हैं। एक है इतिहास बनाना, दूसरा इतिहास को दोहराना, हम वो दोहरा पाएँ। और मैं पुनः कहती हूँ, हमारे प्लेटफॉर्म पे मिस्टर गेट्स का आना, देखिए वो इतने बड़े एक ग्लोबल वॉइस हैं, तो वो भी फूंक फूंक के कदम रखते होंगे कहाँ जाना, कहाँ नहीं जाना। तो हमने एक अहमियत बनाई टेलीविज़न की, हमने एक अहमियत दिखाई उनको इंडियन मीडिया की। तो मैं इसे सिर्फ हिस्टोरिक टेलीविज़न मोमेंट नहीं मानती, मैं इंडियन मीडिया के ऊपर बार बार ये तहमत लगाई जाती है कि हम कुछ पॉजिटिव क्यों नहीं करते। तो मुझे खुशी है एक मीडिया प्रोफेशनल के नाते कि मैं वो माध्यम बन सकी कि हमने प्रूव किया कि हाँ मीडिया पॉजिटिव मैसेजिंग भी करती है और लोगों ने उसको सराहा। तो स्मृति, जब एक टाइम था कि टीवी पे हम इतना सब कुछ देखते थे एक पूरे परिवार के साथ में, और अभी कुछ सालों से टीवी को लोगों का मानना है कि आप लोग कम देखते हैं, आप उतना देख नहीं पाते हैं। तो आप अपने एज ए दर्शक इसमें क्या देखते हैं? मुझे लगता है कि जब एकता ने शुरुआत की, क्योंकि सास भी कभी बहू थी से, जब साक्षी आई कहानी घर घर की में, या कसौटी ज़िंदगी की शुरू हुई, हमने महिला के अलग अलग पहलू दिखाए और हर कहानी दूसरे से भिन्न थी, लेकिन हमने उसको फैमिली व्यूइंग बनाया, हमने कभी भी उसको अनइंटेलिजेंट नहीं बनाया। तो जब आप अपने कंज्यूमर या आप वहीं रखो ज़्यादा, हाँ, तो जब आप अपने कंज्यूमर की इंटेलिजेंस की तौहीन ना करें तो ट्रेडिशनल कहानियाँ सुनने आते हैं। हमारे कम से कम सास भी कभी बहू थी में एक भी बेढंगा सा ऐसा व्यक्ति नहीं था। जैसे तुलसी का पात्र ले लीजिए, हमने कहा ट्रेडिशनल औरत है लेकिन अंग्रेज़ी बोलती है, उसकी चॉइस है अपने परिवार को वक्त देना, हाउसवाइफ होना, कोई सर पे बंदूक रख के उसको हाउसवाइफ नहीं बताना, बेवकूफ़ नहीं दिखती है, उसको प्रताड़ित नहीं करता उसका पति। तो हमने उसको अबला नहीं दिखाया, हमने उसको सबला दिखाया, संस्कार के मर्यादा में जीते दिखाया। और अगर उसको लगता है उसका पति गलत है तो उसको पलट के जवाब देते हुए सिखाया। तो अगर आप वो इंटेलिजेंट कहानियाँ 25 साल पहले बोल सकते थे तो आज क्यों नहीं बोलते? तो हम ऑडियंस को दोष नहीं दे सकते कि ऑडियंस ने टीवी छोड़ दिया। हमको कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि भाई क्या हमने ऐसा कुछ टेलीविज़न पे डाला कि हमने खुद ऑडियंस को दूर कर दिया। क्योंकि अगर 25 साल पहले बिना पीआर और बिना सोशल मीडिया के 3 महिला पात्र और 1 महिला प्रोड्यूसर नंबर 1 पे रह सकते थे और 30 की टीआरपी लाते थे, तो आज ये जो माहौल है उसके लिए फिर किस किस की जिम्मेदारी है, ये कहीं ना कहीं सिंहावलोकन होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि अभी आपकी और कौन सी जिम्मेदारी बची है कि मैं इस शो के माध्यम से महिलाओं को तक क्या क्या चीज़ें पहुंचा सकती हूँ और जो बहुत ज़रूरी है? मैं तो मुख्यतः जो विषय उठाए जाते हैं वो एकता द्वारा चैनल के साथ समन्वय से उठाए जाते हैं। मेरा एक ही आइडिया था बिल का, तो एकता ने और चैनल ने उसको स्वीकार किया, तो मैं एक ही आइडिया का क्रेडिट ले सकती हूँ, बाकी आइडियाज़ का क्रेडिट एकता का है। जैसे वो हम कहते हैं जेनजी
जेनजी वालों को बहुत कुछ होता है कि ये ऐसे कनेक्ट करने के लिए दिखाया जाता है। इस शो में भी बहुत आज की चीज़ें जो बच्चे सोचते हैं, जो करते हैं। हमने 25 साल पहले भी दिखाया था। हमने 25 साल पहले एक परिवार में यूथेनेशिया दिखाया। हमने 25 साल पहले मैरिटल रेप के ऊपर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। हमने 25 साल पहले अडल्ट लिटरेसी पे लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। आज हम कैटफिशिंग की बात करते हैं, लड़कियां कैसे वल्नरेबल हैं ऑनलाइन, उनकी सेफ्टी को लेकर हम लोग बात करते हैं। एक लड़की जो हमारे घर में काम करती है, उसकी इच्छा पूछते हैं तुझे पढ़ना है, चलो उसको नाइट स्कूल में भर्ती कराते हैं। तो ये कंटेम्प्रेरी इश्यूज जब आते हैं तो कहीं ना कहीं इससे यंगस्टर भी तो मुखातिब होता है। और कई बार जैसे साक्षी के साथ मेरा सीन था कि माँ बाप का ये कहना कि मैंने बड़े नाज़ों से एक घर बनाया और मेरे मरते ही मेरी औलाद ने उसको बेच दिया, कि वो घर नहीं है, मेरा इमोशन है। तो ये चीज़ें कनेक्ट करती हैं एक अलग जनरेशन के साथ। लेकिन ग्लानि का भाव फिर यंगर जनरेशन में होता है कि क्या मैं अपने माँ बाप की इमोशंस को नहीं समझ रहा हूँ। तो हाँ, एक बहुत ही इमोशनल रोलर कोस्टर राइड है। और कहते हैं जब तुलसी रोई है सब रोए हैं, और उस एपिसोड में आप रोए ना, मतलब लोगों ने पूछा रे एपिसोड देखा क्या? मुझे लगता है वो एपिसोड का मैजिक मेरा और साक्षी का एक साथ काम करना था, क्योंकि हम लोगों ने आज से 20 साल पहले स्क्रीन शेयर किया था। तो ऐसा लगा बहुत कुछ बदला, लेकिन कुछ नहीं बदला। तो उस सीन का क्रेडिट जितना आप मुझे दे रही हैं उतना आपको साक्षी को देना। नहीं, बट आप रोए थे ना उसमें, वही पहले वाले, मतलब जो रोए थे ना वो सच में नहीं, वो सीन ऐसा लिखा था। एकता का बा के किरदार के साथ एक पर्सनल इमोशनल कॉर्ड है। तो एकता जब बा का भी सीन कुछ लिखती है तो आपको उसकी पर्सनल फीलिंग्स उसमें नज़र आते हैं। उसका जो अफेक्शन है अपने परिवार के प्रति वो उसमें नज़र आता है। तो हम सब के लिए एक वो इमोशनल मोमेंट था कि मुझे एज एन एक्टर पता था कि उस सीन का एकता के लिए क्या महत्व है। मेरा और साक्षी का एकजुट होना उस सीन के लिए इट वाज दैट मैजिक। अब एकता की बात निकली है तो दोस्ती तो हम सब जानते हैं कि कैसी है स्मृति के साथ में। आप कैसे बताएंगी स्मृति एकता के साथ में अपनी दोस्ती और एक जर्नी जो आप लोगों ने इतना लंबा तय किया है? दोस्त हैं और उस दोस्ती में गड़बड़ हो जाती है जब दोस्त प्रोड्यूसर बन जाता है। तो जब हमने शुरुआत की तो मैंने अपना माथा पीट लिया। मैंने कहा दोस्त के नाते मैं हर दिन उसको फ़ोन करके किसी न किसी चीज़ पे या तो अपना मंतव्य बताती थी या उसको डांटती थी किसी चीज़ में। मैंने कहा अरे यार अब ये 2-3 महीने मुझे बंद करना पड़ेगा, अब तुम प्रोड्यूसर हो गई हो। तो हाँ, पहले जब हमने शुरुआत की थी एज प्रोफेशनल्स, फिर धीरे धीरे 25 साल में वो प्रोफेशनल एक रिलेशनशिप दोस्ती में बदला और अब वापस प्रोफेशनल है। तो मैंने उससे कहा कि जब तक मैं शो का काम ख़त्म नहीं करती हूँ वो दोस्ती वाली टांग खिंचाई और तुम्हें फ़ोन करके झाड़ना ये सब मैं बंद कर दूँगी। तो मेरा दोस्त के नाते नुकसान हो गया। आपने हमें इतना अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक जाते जाते बस छठ पूजा है, इतना बड़ा बिहार का फेस्टिवल है, तो आप बिहार का नहीं देश का फेस्टिवल है। हमारे सेट पे प्राची है। प्राची ने बहुत सुंदर, जो मुन्नी का किरदार प्ले करती हैं, तो उसकी सब टांग खींचते हैं, लेकिन प्राची ने बहुत सुंदर अपने इंस्टा पेज पे छठी मैया को प्रणाम करते हुए बहुत सुंदर एक वीडियो डाला है। तो हाँ, वो माहौल हमारे सेट पर भी है। तो दर्शकों को आप इसकी बधाई प्लीज़ हम चाहेंगे कि आप दें। हम सब की ओर से छठ की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।